ओके, सो वेलकम टू सिविल स्टडी पॉइंट। तो आज जो हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो हमारे पास है इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत आज हम इस बारे में पढ़ेंगे कि इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन की नीड क्यों है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर में भी की थी और यहाँ पे अभी भी करेंगे हम साथ में, कि इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें। कि जब हमारे पास अनइवन रेनफॉल होगा किसी जगह पे, कि जो पहाड़ी एरिया है उसमें जो हमारे पास रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास जो ड्राई वेदर है, जहाँ पे जैसे राजस्थान का एरिया है या फिर हरियाणा में जो राजस्थान टच वाला एरिया में अंतर्गत रेवाड़ी सिरसा वाला जो एरिया आता है, इन एरिया में क्या है कि जो पानी है, जो रेनफॉल है वहां पे वो बहुत कम होता है। बहुत कितना होता है, आप में से कोई बता सकता है कि कितने सेंटीमीटर बारिश होती है हमारे पास इस साइड वाले एरिया में? बताइए। तो जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में हमारे पास क्या इरिगेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखो इरिगेशन का मतलब क्या है, आपको नॉर्मली बता दें। इरिगेशन का मतलब है कि हमें हर जगह क्या है, जो वाटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इरिगेशन का मतलब है कि हमारे पास, यस लाइब्रेरी में है, बोल नहीं सकते। ओके ओके बबलू, कोई नहीं। ठीक है, तो हम इस बारे में बात कर रहे हैं इरिगेशन की। ठीक है, तो देखो इरिगेशन जो हमारे पास, हाँ, इरिगेशन का मीन्स है कि हमें हमारे प्रदेश या हमारे देश के हर एक कोने में वाटर को पहुंचाना है, इरिगेट करवाना है हमें। हमारी जो सोयल है, हमारी जो लैंड है, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें क्या करवाना है, हमारी जो लैंड है उसको क्या कराना है, हमें इरिगेट करवाना है। उसको हमें क्या करवाना है, इरिगेट करवाना है। ओके, ठीक है, तो ये हमारी नीड है। इससे हमारा क्या होगा, देखो अगर अगर हम मान के चलते हैं कि हम एक छोटे किसान हैं, नॉर्मल मानो कि अगर हम एक छोटे किसान हैं, ठीक है, और हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास 2 एकड़ भूमि है। ठीक है, कि हमारे पास 2 एकड़ क्या है, लैंड है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि हमारा हम अगर हम सिर्फ डायरेक्ट रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करेंगे, हम डायरेक्ट डायरेक्ट रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तो हमारे पास जो हमारी फसल होएगी वो किस पे डिपेंड करेगी कि पानी कम आएगा, ज्यादा आएगा, कैसे नहीं आएगा। बट अगर हमारे पास वहां पे जो कैनाल सिस्टम है, हमारा जो इरिगेशन सिस्टम अगर वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और अगर हम उसमें उस जो हमारे पास जो 2 एकड़ भूमि है, तो आपको क्या लगता है किसमें हमें जो फसल की यील्ड है या रेवेन्यू है किसमें ज्यादा मिलेगा? किसमें ज्यादा मिल सकता है हमें, कि जो हमारे पास जो छोटे फार्मर्स है उसमें किसको ज्यादा फायदा होएगा इस चीज में, कि जिसके पास क्या है, इरिगेशन सिस्टम बेटर रहेगा। जिसके पास इरिगेशन सिस्टम बेटर रहेगा, वो सी बात है कि उसको क्या होगा, उसको ज्यादा फायदा इस चीज में मिलेगा। यस, समझ रहे हो ना आप इस चीज को? तो हमारे लिए, और देखो अगर देश के लोगों को फायदा हो रहा है, इट मीन्स देश को फायदा हो रहा है, देश आगे बढ़ेगा। अगर हमारी फसल ज्यादा हो रही है, फसल हम ज्यादा उगा रहे हैं, इट मीन्स क्या होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम क्या है, हमारी जो जो हमारी राइस है, वीट है, उसको हम क्या है बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो जो बाहर की करेंसी जब वो इंडिया में आएगी, तो इट मीन्स हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि ये एक सर्कल घूमता है, कि अगर हम माइनर सी चीज भी लेके चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। वी आर इंजीनियर्स, इंजीनियर्स का काम ही क्या है, बिल्ड द नेशन। ओके, तो हमारे पास जो हमारे नेशन है उसको बिल्ड करना ही हमारा काम है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है हमारे पास, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, जैसे कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब होता है जो कैश क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, उसमें क्या है, पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, कल हमने इस बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके थे। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे हमारे पास बेनिफिट्स हैं, जिसमें फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप हो जाएगा, वेल्थ ऑफ कंट्री की बात करेंगे, इंक्रीज द प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, कैनाल प्लांटेशन हो जाएगा, जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री होएगा। ठीक है, ये सारी चीजें थी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इरिगेशन को 2 तरीके में बांट दिया। यस, एक तरीका हमारे पास क्या रहा, दैट इज और आर्टिफिशियल इरिगेशन, और एक हमारे पास नेचुरल इरिगेशन। कि नेचुरल इरिगेशन क्या है, यस, व्हाट इज नेचुरल इरिगेशन? नेचुरल इरिगेशन का मतलब है कि डायरेक्ट रेनफॉल हो रही है हमारे फार्म्स के ऊपर और उससे हम इरिगेट कर रहे हैं, दैट इज योर नेचुरल इरिगेशन। ठीक है, और आर्टिफिशियल इरिगेशन का मतलब क्या है, कि मैंने क्या किया, मैंने है ना, एक जो यमुना रिवर से, यमुना में बहुत पानी था हमारे पास, यमुना रिवर से मैंने एक कैनाल निकाली, उस कैनाल से मैं मेरे जो हरियाणा जो स्टेट है उसके मैं ना 10 जिलों में है ना वो करवा रहा हूँ,
इरिगेशन करवा रहा हूँ, उस इरिगेशन वो वाली कौन सी इरिगेशन बोले जाएगी? दैट इरिगेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इरिगेशन। इज इट ओके? रेज योर हैंड, इज इट ओके? यस, यू मे रेज योर हैंड। यस, यस, वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेचुरल इरिगेशन दो तरीके की, एक डायरेक्ट रेनफॉल, एक होती है इनंडेशन कैनाल सिस्टम। आर्टिफिशियल इरिगेशन की बात करें तो एक फ्लो में और एक हमारे पास लिफ्ट में। देखो हमने जो मेन पढ़ना ना, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिफिशियल इरिगेशन को ही पढ़ेंगे, इसमें मेन है जो हमारे पास, ठीक है। उसके बाद और आर्टिफिशियल इरिगेशन में भी किसको पढ़ेंगे हम? जो हमारे पास फ्लो इरिगेशन आ रही है, यानी कि जो कैनाल सिस्टम वगैरह की बात करेंगे हम, वो सारी की सारी इरिगेशन, ठीक है। तो आपने देखा हुआ कि जो हमारा जेई वगैरह हम लगते हैं, उसके एक डिपार्टमेंट होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला जो जेई है वो क्या काम करता है? उसका काम ही ये होता है कि जो कैनाल्स बन रही हैं या कैनाल्स के ऊपर जो कल्वर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, उसकी उसकी जो है उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, या फिर उसके जो डिजाइन वगैरह को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा काम कौन करेगा? हमारा जो जेई है, जूनियर इंजीनियर है, वो करेगा। कैनाल का डिजाइन एस्टिमेट, कैनाल का डिजाइन एस्टिमेट करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कैनाल का डिजाइन एस्टिमेट करेगा। ओके, यस, ओके, ठीक है। उसके बाद नेचुरल इरिगेशन, कोई इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वही हमारे पास जो नदियां नाले जो पहले के टाइम में हम करते थे, दैट इज योर नेचुरल इरिगेशन। उसका रेनफॉल इरिगेशन की बात करेंगे तो डायरेक्ट रेनफॉल के ऊपर है, उससे हमारे पास क्या हो जाएगा? जो है रेनफॉल, जो है हम उसको क्रॉप्स को क्या है, इरिगेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली है अनडेशन कैनाल सिस्टम। इसमें क्या करेंगे कि जो फ्लड वाटर है उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देंगे, ताकि है ना वो क्या हो जाए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ताकि हम उसको एक सही जगह पे इरिगेट कर दे। अगर हम मान ले कि हमारे क्या कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ गई है, तो उस दूसरे डिस्ट्रिक्ट को हम किसकी तरफ क्या कर देंगे? हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ कर देंगे, ठीक है। अब कैथल में बाढ़ आ गई तो उसको हिसार में लगा देंगे, फतेहाबाद में लगा देंगे, सिरसा में चला जाएगा वो, आगे राजस्थान में निकल जाएगा वो, ठीक है। उसका वो क्या हुआ हमारे पास? देखो, फ्लड आना एक नेचुरल चीज थी, ठीक है, नेचुरल फ्लो हो रखा था। उस नेचुरल फ्लो को हमने क्या कर दिया? एक डायरेक्शन दे दी, एक डायरेक्शन दे दी, ठीक है। और डायरेक्शन देने से क्या हुआ कि हम जो जो हमारे पास जो हमारी लैंड थी, जो रिजिड लैंड थी हमारे पास, जहाँ पे पानी की कमी थी, वहां पे हम इरिगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इरिगेशन की। आर्टिफिशियल इरिगेशन में बात करेंगे फ्लो इरिगेशन की, बाय द ग्रेविटी फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि क्रॉप के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इरिगेट करना है। तो हमें पानी किसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए? कि हमें जो सप्लाई है पानी की, वो क्रॉप पीरियड के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। ओके। उसके बाद है अनडेशन इरिगेशन। इसमें भी वही सेम चीज है कि जैसे हमारे पास कहीं पे फ्लड आ गई, उसमें क्या हो गया, जो उसमें लैंड है वो सबमर्ज्ड हो गई है बिल्कुल, ठीक है। और उसमें फिर क्या करेंगे? जो पानी है उसको निकाल के और उस सोइल में हम वहां पे हम खेती करेंगे, तो उसमें क्या मॉइस्चर पहले से है, ठीक है, उस मॉइस्चर पहले से है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? हमारी फलों को उसको फसल को ग्रो करवा सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इरिगेशन है। डायरेक्ट इरिगेशन कैनाल से रिवर में, मतलब सॉरी, रिवर से कैनाल में आ गया, कैनाल से सब कैनाल में आ गया, सब कैनाल से नालाज में आ गया, और जो नाले हैं उनसे हमारे पास क्या, हमारे खेतों में आ जाएगा। दैट इज और डायरेक्ट इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन का मतलब क्या होता है? स्टोरेज इरिगेशन एक हिसाब से आपने देखा होगा ना कि हमारे उसमें वाटर वर्क्स बने होते हैं गाँव में, ठीक है, उसमें एक वो बड़ी सी टंकी रखी होती है। यस, आपको पता है उसका उसको क्या बोलते हैं? हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज में उसका क्या नाम है बताइए? ये जो हमारे पास बोलते हैं ना, हमारे गांव में जो बड़ी सी ऊंची सी टंकी रखी होती है हर एक वाटर वर्क्स में। यस, आया मैसेज आया। यस, ओ एच, यस, ओ एच, ओवरहेड टैंक, ठीक है। दैट इज और स्टोरेज। उसका काम भी क्या होता है? स्टोरेज कर देगी, फिर उस स्टोरेज से क्या है, बाय द ग्रेविटी ऑल ओवर द विलेज जो है हमारे पास जब वाटर की सप्लाई हो जाएगी। यस। उसके बाद लिफ्ट और वेल इरिगेशन। लिफ्ट और वेल इरिगेशन में क्या होता है कि जमीन से पानी उठाएंगे और उससे हम क्या करेंगे? सिंचाई करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना ट्यूबवेल लगा रखे है, ट्यूबवेल नहीं हो तो ट्यूब वेल होता है, ट्यूब वेल। ओके, ठीक है। दैट इज और लिफ्ट और वेल इरिगेशन की बात करेंगे। आप में से कौन 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 उसको ट्यूबवेल बोलता है? जैसे गाँव में बोलते हैं ना, ट्यूबवेल लगा दिया, ट्यूबवेल को चला दे, बोलते हैं नहीं बोलते आपके साइड में? यस,
लिफ्ट और वेल इरिगेशन का मतलब हो गया कि हमारे पास हम पानी को क्या जमीन से निकाल रहे हैं, बाय द सबमर्सिबल निकाल रहे हैं, बाय द सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल जो हमारे पास पंप होते हैं उससे निकाल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पे इसको लिफ्ट करने के। या वेल वेल मतलब कुआं खोद दिया, उससे हम पहले पहले के टाइम में होता था ना कि जो वो बैल होता था वो घूमता रहता था, और उससे क्या है जो पानी है वो उसमें बाल्टी ऐसी बंदी होती थी, एक सर्कल सा टाइप होता था ना, उससे पानी बाहर आता रहता था, बाहर आता रहता था, और उससे इरिगेशन होती रहती थी पूरा दिन। ठीक है, दैट इज योर लिफ्ट और वेल इरिगेशन की बात कर रहे थे हम। इज इट ओके, समझ में आ रहा है आपको? यस। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद देखो आप अब ये सारी चीजें हैं मैं आपके पास ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप जितने भी हैं हमारे पास ये आप जुड़ सकते हैं हमारे इसके क्या कहते हैं, हमारा जो ग्रुप है उसमें ग्रुप में जुड़िए। ठीक है, उस ग्रुप में आपको क्या है कि ये सारी चीजें हैं, ये जितनी भी पीडीएफ है वो सारी की सारी पीडीएफ हम क्या करेंगे, जो हमारा ग्रुप है उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसमें हमारे जितना भी ग्रुप है उसमें हम ये सारी पीडीएफ आपको साथ साथ में स्टडी मटेरियल में देते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहले के टाइम में एंशियंट टाइम में जो हमारे पास इरिगेशन कैसे होती थी, ठीक है, तो उस बारे में बताया गया है। ओके, सो उसके बाद हम बात करते हैं हमारी एडवांटेज डिसएडवांटेज की। देखो डायरेक्ट कुछ होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स, और कुछ होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। यस, एनीवन? यस, ओके, तो कुछ होते हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स और कुछ होते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट बेनिफिट्स। तो देखो डायरेक्ट बेनिफिट क्या होगा, अगर हमने फसल फसल उगानी है, इरिगेशन कर दी, और उससे फसल अच्छी होगी, क्रॉप इंप्रूव होगी, वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट। और उससे क्या हुआ, अगर फसल तो अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो इसका मतलब फूड प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। फूड प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, हाँ कल पढ़ा लिया था, यस। ठीक है, हाँ बस इसको एक बार ओवरव्यू दे रहे हैं हम। ठीक है, ओवरव्यू दे रहे हैं बस इसको एक बारी। ओके, कि फसल अच्छी हो रही है तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास फूड की प्रोडक्शन वो है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इससे हमारे पास ये काफी सारे जो हमारे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम करेंगे, होती है इसमें हमारे इरिगेशन में। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज हमारे पास वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, एरेशन ऑफ सोइल है, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास वेट क्रॉप। वेट क्रॉप कौन सी होती है, जिसमें पानी की जरूरत पड़ती है, और ड्राई क्रॉप जिसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका एग्जांपल, ये जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे कहाँ काम करेंगे, ये हमारे काम करते हैं जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन सी दो फसलें होती हैं, एक होती है हमारे पास वेट क्रॉप, एक होती है ड्राई क्रॉप। ठीक है, गार्डन क्रॉप वो होती है जिसमें सारा साल पानी देने की जरूरत पड़ती है। अब हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में दो तरीके की फसलें उगाई जाती है, एक होती है खरीफ की, एक होती है रबी की, जो हरियाणा मानता है, जिसको हम समर क्रॉप और विंटर क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा आप में से किसी ने सुना है लामणी करना, लामणी? ठीक है, उसका मतलब बताना मुझे कि लामणी करना का मतलब क्या होता है। ये जो हरियाणा के पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, लामणी लामणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब समर क्रॉप की बात कर रहे थे हम, समर क्रॉप की बात करेंगे तो जो समर क्रॉप मतलब जो समर में उगाई जाए, अब वो समर में उगाई जाएगी तो काटी कब जाएगी, विंटर में। ठीक है, विंटर यानी कि ऑटोमन में काटी जाएगी, और मानसून के टाइम पे उसको उगाया जाएगा। ठीक है, वो होती है हमारे पास समर क्रॉप, और विंटर क्रॉप होती है जो ऑटोमन में सोन होगी, और किसमें क्या हो जाएगी, हार्वेस्टिंग क्या हो जाएगी इसमें, यस गेहूं काटना। ओके, यस, हाँ तो विंटर क्रॉप होती है कि विंटर मतलब जो विंटर में उगाई मतलब वो होगी, उगाई जाएगी, और क्या करेंगे उसको हम समर में काट लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसी एग्जांपल्स की बात करते हैं, खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स जो हमारे पास क्या है, पहली बात खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल है राइस, मेज, बाजरा, ज्वार, पल्स। ठीक है, समर मतलब समर में उगाई थी, विंटर में काट ली, विंटर में हम खाते हैं बाजरा। ठीक है, तो बाजरा खाते हैं, इसका मतलब उसको उगाएंगे कब, समर में, विंटर में खाना है तो समर में उगाएंगे ना, पूरे एक सेशन सीजन चाहिए इसके लिए हमें। सेम एयरपोर्ट, गेहूं है, गेहूं के हम का वो करते हैं, विंटर में उगाते हैं, वहां पे जब जब वहां पे हल्की हल्की धुंध पड़ती है, ठीक है, मिस्ट होती है, फॉग होती है, उसमें क्या हो जाता है, जो हमारे टीनी पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो हमारे पास क्या है, हमारे एयर में होते हैं, उससे हमारी जो फसल है, जो हमारी बीट की जो फसल है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ठीक है,
उसके बाद हमारी कुछ क्रॉप होती हैं जो हमारे पास क्या है 8 मंथ क्रॉप है कॉटन, ठीक है, वो हमारी एक जो कॉटन है वो हमारी कैश क्रॉप्स भी है। उसके बाद होती है एक एनुअल क्रॉप, एनुअल क्रॉप कौन सी है, शुगर केन, एनुअल क्रॉप कौन सी है हमारे पास, शुगर केन। ओके, इज इट ओके? यस, ओके। सो हमारे पास नए मेंबर भी अभी जुड़े हैं, ठीक है। यस, हाँ, उसके बाद हम बात कर रहे थे, चलो हमने ये वाला चीजें पढ़ ली है। उसके बाद हमने बात की थी क्रॉप रोटेशन की, क्रॉप रोटेशन की भी बात की थी कि हम एक क्रॉप को दूसरी क्रॉप के बाद कौन सी क्रॉप उगाई जाए ताकि हमारी जो फसल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, जो फर्टिलिटी है हमारी वो क्या रहे, बनी रहे। उस फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। ये कुछ एक रोटेशन दे रखी है कि वीट, ग्राम मिलेट और ग्राम, वीट, ग्रेट मिलेट और ग्राम। ग्रेट मिलेट मतलब कि मोटी मोटा अनाज, कोई भी मोटा अनाज है उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे पास क्या है दे रखी है कि राइस के बाद हम ग्राम करते हैं, कॉटन, कॉटन के बाद वीट, वीट के बाद ग्राम, यानी कि हमारे पास 3 फसल होगी। फिर हम बात करें कॉटन की, कॉटन के बाद वीट और वीट के बाद शुगर केन। जैसे हमारे पास ये एंशियंट टाइम में, या एंशियंट भी नहीं बोल सकते हम उस चीज को, कि आज से 20 साल पहले तक भी हमारे जो हरियाणा है उसमें ये वाली चीजें की जाती थी, कॉटन, वीट और शुगर केन वाली। एक बार कॉटन उगा दिया एक बंदे ने, फिर वीट कर दिया, फिर शुगर केन कर दिया 1 साल के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या होता था, हमारी जो है फसलें होती थी। ओके, ये वाली चीजें हमारे पास आ गई है। उसके बाद कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन के बारे में हमने कल पढ़ा था। सो द टू प्रोसेसेस बीइंग डिफिकल्ट टू सेपरेट आर टेकन एज वन एंड कॉल्ड वेपो ट्रांसपीरेशन और कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर, ठीक है। इन दोनों इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन को जोड़ना ही कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर है, या इसको हम इवेपो ट्रांसपीरेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे वेपो, वेपो है ना, यहाँ पे आएगा ई वेपो, ई वेपो, ई वेपो, ई वेपो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। यहाँ पे इवेपोट्रांसपिरेशन इस चीज को हम बोलते हैं। इज इट ओके? यस, रेज योर हैंड, इज इट ओके? यहाँ तक का समझ में आया? यहाँ तक का हमने कल किया था। वेरी गुड बबलू, यस। एनीवन, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड प्लीज। ओके, सो अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूटी। ड्यूटी क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी देना, ड्यूटी देना क्या होता है कि ड्यूटी देना है, अगर हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि एक स्पेसिफिक जगह पे आपने इतने घंटे काम करा है, वो हमारे पास क्या होता है, ड्यूटी देना। हम बोलते हैं ना ड्यूटी हमारे पास। अब कल को आप में से जेई लगेंगे, एई लगेंगे हमारे पास, तो जो जेई एई लगेंगे वो क्या करेंगे, ड्यूटी देंगे। 8 घंटे की देंगे, 9 घंटे की, 10 घंटे की, ठीक है, 24 घंटे की ड्यूटी देंगे। देंगे आप में से, आपको लगता है आप में से कितने बंदे हैं जो 24 घंटे की ड्यूटी देंगे जेई लगने के बाद? यस, किस 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 को लगता है कि वो 24 घंटे की ड्यूटी देगा? 12 घंटे की, बबलू ने बोला 12 घंटे की ड्यूटी देगा। ओके, और कोई बताइए भाई? 6 घंटे की, सरवार हुसैन बोल रहा है कि मैं सिर्फ 6 घंटे की ड्यूटी दूंगा। आशीष ने बोला कि मैं 24 घंटे की ड्यूटी दूंगा। देखो, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, वो अपने लाइफ में उसको बोला जाता है कि वो कितने घंटे की ड्यूटी देगा। उसको जब बोलते हैं कि आपको 24 घंटे में से कभी भी किसी भी टाइम आपको बुलाया जा सकता है, किसी भी टाइम आपको बुलाया जा सकता है, आप इस काम के लिए बाध्य हैं, आप इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके आपके लिए कोई भी काम होगा तो आप क्या है कि आपको किसी भी टाइम पे बुलाया जा सकता है। ओके, इट मीन्स अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर लगते हो तो आप 24 आवर्स देश के लिए काम करेंगे। ओके, यस। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी ड्यूटी की। व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी होती है, अगर हम इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ड्यूटी होती है एरिया ऑफ द क्रॉप इरिगेटेड, यानी कितना एरिया इरिगेट हुआ है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 बाल्टी पानी था, उस 1 बाल्टी पानी से और कितना एरिया इन द सेंस कि जिस एरिया पे मतलब हमने फसल को उगाया है उस एरिया में कितना एरिया इरिगेट हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्यूटी।
ठीक है, ड्यूटी वही चीज होगी कि हमारे पास 8 घंटे में कितना काम किया वो आपकी ड्यूटी है, समझ रहे हो ना आप? 10 घंटे में कितना काम किया वो आपकी ड्यूटी है, कि यानी कि कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर से कितना एरिया इरिगेट हो गया वो आपकी ड्यूटी है। ड्यूटी समझ में आया? देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हम इस चीज का रिलेशन पढ़ेंगे तो ये चीज आपको परफेक्टली समझ में आनी चाहिए कि ड्यूटी होती क्या है, ड्यूटी का मतलब क्या है, ये सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ड्यूटी का मतलब है क्या। यस, रेज योर हैंड, ड्यूटी समझ में आया हो तो हम डेल्टा पे बात करें। यस, रेज योर हैंड। ओके, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। मोहित, बबलू, आशीष, तीन ही बंदों को समझ में आया भाई? ठीक है, तो ये हुई हमारे पास ड्यूटी। ड्यूटी के बाद हम बात करते हैं डेल्टा की। ड्यूटी के बाद डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एवरी टाइम जनरली वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्रॉप। देखो ड्यूटी तो था कि इतना पानी चाहिए हमें इतने एरिया पे। अब डेल्टा, डेल्टा का मतलब क्या है? देखो आपने देखा होगा कि डेल्टा का मतलब, अगर हम मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें ना, इसको कनेक्ट करो कहीं से, कि डेल्टा का मतलब क्या होता था? डेल्टा का मतलब होता था वेरी करना। बोलते ना कि डेल्टा एच क्या होता था? H2 माइनस H1, इस तरीके से हमने पढ़ा है ना डेल्टा। यस, इस तरीके से हम क्या करते थे, डेल्टा को बनाते थे। ये चीज आपने पढ़ी है ना, इस तरीके से डेल्टा को पढ़ाते थे। किस किसने पढ़ा है कि डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या होता था? वेरी करना होता था हाइट में। डेल्टा हाइट कितनी होती थी कि एक जो फाइनल हाइट है माइनस इनिशियल हाइट, या जो बड़ी हाइट है उसमें से छोटी हाइट माइनस कर देंगे। मान रहे हो इस बात को? तो यस यस यस, हाँ। तो डेल्टा में क्या होता है कि अब देखो हर एक जो क्रॉप है उसके लिए हमें डेप्थ ऑफ वाटर की मतलब कितना पानी चाहिए, कि अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास अगर हम छोटा एरिया भी लेकर चलते हैं, छोटे वाला एरिया, यानी कि हम मान के कि एक कनाल में क्या होता है, अगर आपने राइस है आपके पास, या आपके पास वीट है या शुगर केन है, तो उस तीनों में फसल के अकॉर्डिंग हमें जो उसकी अमाउंट ऑफ वाटर है वो अलग अलग देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम इसको डायरेक्ट डिजाइन करते हैं कि भाई है ना हमारे पास हम तो है ना सब में सेम सेम ही पानी देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सबकी जो डेल्टा है वो अलग अलग होती है। डेल्टा मतलब वाटर की जो डेप्थ है वो अलग अलग होती है, ठीक है। सो द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एवरी टाइम, हर हर बार, मतलब हर बार इन द सेंस कि जब आप इरिगेट कर रहे हो उसको, तो हर बार जो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है जनरली वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्रॉप, यानी क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है उसको हम क्या करेंगे, डिपेंड करती है क्रॉप कौन सी क्रॉप है उसके ऊपर, ठीक है। जो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एवरी टाइम। उसके बाद हम बात करते हैं द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप टू नेचर इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा क्या है कि कितना पानी की डेप्थ चाहिए हमें, कितना पानी की डेप्थ चाहिए ओवरऑल, ओवरऑल डेप्थ, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ए क्रॉप टू नेचर इज कॉल्ड डेल्टा। क्रॉप पीरियड, इसके बाद एक ये अलग से ये पॉइंट आपको ये चीज अलग से मेंशन करना कि क्रॉप पीरियड क्या है। द क्रॉप पीरियड क्या होता है कि द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ हिज सोविंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी कि बोने से लेके, मतलब फसल को बोने से लेके फसल को काटने तक का के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं हम क्रॉप पीरियड। देखो ये चीज ये बहुत सारी डेफिनेशन है जो आपको डायरेक्ट आएंगी, जो आपको डायरेक्ट आएंगी। अभी तक हमने कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है, ध्यान से देखिए। अभी तक पढ़ी हमने ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है? ड्यूटी निभाएंगे, चलो हम साथ मिलके जूनियर इंजीनियर की ड्यूटी निभाते हैं, ठीक है। तो ड्यूटी निभाना क्या हो गया? एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा होता है कि कितनी वाटर डेप्थ चाहिए हमें, पानी कितना अंदर तक चाहिए है कि वो पानी हमारे पास जो जो हमारी फसल है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको है ग्रो करवा सकें। दैट इज ओवर हमारे पास डेल्टा, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड अ क्रॉप इज कॉल्ड डेल्टा। क्रॉप पीरियड क्या होती है? क्रॉप पीरियड होती है हमारे पास कि द टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ हिज सोविंग टू इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग, कि मतलब जितना मतलब उसी टाइम, यानी कि मैं मान लो कि मैंने आज फसल को बोया है और मैंने उसको 3 महीने के बाद उसको काट रहा हूं, तो 90 दिन मेरा क्या हो गया? क्रॉप पीरियड हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेस पीरियड की। बेस पीरियड क्या होता है
कि टाइम बिटवीन द सप्लाई ऑफ वाटर टू द लैंड एंड द लास्ट वाटरिंग बिफोर द हार्वेस्टिंग। ठीक है, बेस पीरियड, बेस पीरियड क्या होता है, देखो बेस पीरियड क्या होता है कि टाइम बिटवीन फर्स्ट सप्लाई ऑफ वाटर। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए कि जो हम फर्स्ट सप्लाई ऑफ वाटर करते हैं वो फसल के मतलब बोने से पहले यानी बीज को बोने से पहले पहले करते हैं या बाद में करते हैं, जो पहली सप्लाई ऑफ वाटर है? बताइए मुझे, बताइए जल्दी। यस, पहले करते हैं, पहले करते हैं। आप में से कोई बता सकता है कि हम इसको पहले क्यों करते हैं, ये भी बता दीजिए। बताए, वेरी गुड, बताइए। बिफोर सोवन करते हैं, वेरी गुड। और जो पहली सप्लाई है उसको क्या बोलते हैं? यस, बताइए। यस यस यस, फॉर मेकिंग लूज नेचर। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो बेस पीरियड के बारे में हमने पढ़ लिया, क्रॉप पीरियड के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हमारे पास, यस, उसके बाद पढ़ेंगे हम फैक्टर अफेक्टिंग द ड्यूटी। कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं ड्यूटी को? पहला है सोयल मॉइस्चर। इन क्ले सोयल, in clay soil less water is required since its retentive capacity is more। देखो अगर हम नॉर्मल मान के चलते हैं, अगर हमारी सोयल क्ले ही है तो उसके अंदर क्या है, पानी, उसके अंदर जो पानी है, पानी की जो अमाउंट है वो क्या रहेगी, उसके अंदर जो टेंडेंसी है पानी को कलेक्ट करने की, रिटेन करने की, वो ज्यादा है। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर हमारे पास जो हमारी क्ले सोइल है उसमें पानी को रिटेन करने की ज्यादा है, इट मीन जो पानी है वो नीचे जा ही नहीं रहा है, जमीन के अंदर वाटर टेबल के अंदर जा ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी फसल को वहां से क्या है कि मतलब है ना, बहुत अच्छे से हमारी फसल ग्रो कर सकती है क्योंकि वहां पे पानी रिटेन कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो बालू मिट्टी होती है, जो राजस्थान की मिट्टी होती है हमारे पास, वहां पे जो पानी, वहां पे आप जैसे ही पानी डालोगे वैसे ही उसको अंदर सोख लेगा। तो जो हमारी फसल है उसको पानी मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद होती है परवियस सोयल इट विल बी मोर। परवियस सोयल इट विल बी मोर। देखो परवियस सोयल, परवियस मतलब हमारे पास बात करते हैं कि इम्परवियस और परवियस की बात करते हैं। परवियस मतलब जहां से हम पानी को, मतलब पानी है क्या हो जाएगा हमारे पास, जो है फ्लो कर जाएगा आगे। ठीक है, अगर पानी फ्लो कर रहा है इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारे पास ड्यूटी है वो ज्यादा हो जाएगी, इट विल बी मोर। उसके बाद हम बात करते हैं टोपोग्राफी की, टोपोग्राफी की बात करेंगे। यस, उसके बाद हम बात करते हैं टोपोग्राफी की। तो टोपोग्राफी का और ड्यूटी का क्या रिलेशन रहेगा? टोपोग्राफी का रिलेशन रहेगा कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन टोपोग्राफी, कि हमारे पास जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज द एरिया, इफ द एरिया इज स्लोपिंग द लोअर पोर्शन विल गेट मोर वाटर देन द फ्लैट पोर्शन एंड हेंस वाटर रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजेज। देख रहे, समझ रहे हो ना इस बात को? समझिए इस बात को कि अगर हमारे जो एरिया है वो लोअर पोर्शन के ऊपर है तो वहां पे पानी जल्दी इकट्ठा होएगा फ्लैट पोर्शन से। ठीक है, और हमारे पास अगर उसके उस अकॉर्डिंग से क्या हो जाएगा, हैंस वाटर रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजेज। तो पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहेगी फ्लैट पोर्शन पे। इज इट ओके? रेज योर हैंड, इज इट ओके? यस। उसके बाद बात करते हैं हम नेचर ऑफ रेनफॉल की। इफ रेनफॉल इज हाई ओवर द क्रॉप पीरियड वाटर रिक्वायरमेंट बिकम लेस। अगर रेनफॉल ज्यादा हो रही है, नॉर्मल मान के चाहिए, डेल्टा का मतलब क्या है कि कितना पानी चाहिए कितना एरिया में। अगर हमारे पास रेनफॉल ज्यादा होगी तो पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी एरिया में, तो हमारे क्या है कि हमारी जो ड्यूटी है वो कम रहेगी। समझ रहे हैं ना आप? कि अगर आपको काम करना था कुछ, ठीक है, वो काम कोई और कर गया, थोड़ा सा काम बचा, तो इसका मतलब आपकी ड्यूटी कम रहेगी। ठीक है, आपको कम काम करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ क्रॉप इरिगेटेड की। नेचर ऑफ क्रॉप इरिगेटेड, ठीक है, तो ड्राई क्रॉप रिक्वायर्ड लेस वाटर, वेर एज जो वेट, यहाँ पे ये वो आएगा, यहाँ पे हमारे पास वेट आएगा। ठीक है, दिस इज अवर दिस इज अवर वेट, दिस इज अवर वेट। ठीक है, दिस इज अवर
wet. Okay, so whereas wet crop required more water. ठीक है, wet crop required more water. उसके बाद मेथड ऑफ कल्टीवेशन. इफ द फील्ड आर प्रोपरली प्लग्ड इट विल बी हैव हाई रिटेंटिव कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ वाटरिंग आर रिड्यूस. अगर उसको अच्छी से कल्टीवेट करें, हम बोलते हैं ना कि भाई इसको 2-3 बार हल से बा दो, अच्छे से कल्टीवेट कर दो. ठीक है, अगर सॉरी अच्छे से प्लगिंग कर दो इसकी, तो अगर उसकी प्लगिंग अच्छे से हो रही है इट मीन्स उसकी रिटेंटिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी. इसका मतलब क्या होगा, उसमें पानी कम यूज होएगा. ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब पानी ज्यादा यूज होएगा. ठीक है, अगर मिट्टी के वहां पे बड़े बड़े अगर हम वहां पे हम बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, उसको बड़े बड़े पत्थर टाइप हो जाए ना, कि अगर हम मिट्टी के बन जाते हैं हमारे पास सोलिड सोलिड टाइप में, तो उसमें क्या है पानी ज्यादा चाहिएगा. और अगर मिट्टी को अच्छे से प्लगिंग किया हुआ है उसमें क्या है पानी कम चाहिएगा. ओके, उसके बाद हम सीजन की बात करें तो जो रेनी क्रॉप होता है सीजन का, उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस इरिगेशन वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रेनी सीजन क्रॉप. ठीक है, एंड द ड्यूटी इंक्रीज्ड. इफ द क्रॉप ग्रोन इन समर मोर इरिगेशन वाटर इज रिक्वायर्ड एंड ड्यूटी गेट्स डिक्रीज. सिस्टम ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं हम. सिस्टम ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इन पेरेनियल इरिगेशन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर इज गिवन एंड हेंस वाटर टेबल इज केप्ट हाई एंड परकोलेशन लॉसेज इज मिनिमाइज्ड. इन अंडेशन टाइप वेस्टेज इज मोर डीप परकोलेशन. परकोलेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि पानी के अंदर नीचे परकोलेट होना, उसका उसको एक लॉस होता है, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद कैनाल कैनाल कंडीशन की बात करें कि वेल मेंटेन्ड कैनाल विल हैव मोर ड्यूटी एज लॉसेज. अगर अच्छे से देखो, ड्यूटी का मतलब आप समझिए, ड्यूटी का मतलब ये नहीं कि पानी को कम भेजना है, ऐसा नहीं है. जितना ज्यादा हम पानी की जरूरत रहेगी उतनी ज्यादा ड्यूटी रहेगी. समझ रहे हो ना, ड्यूटी कम होना ड्यूटी ज्यादा होने का मतलब समझ रहे हो ना, कि जितना ज्यादा पानी की जरूरत रहेगी. अगर रेनी सीजन, अब वो मान लेते हैं हम कि हमारे पास समर का सीजन था, समर सीजन था हमारे पास, तो समर में पानी की जो जरूरत है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पे ड्यूटी भी ज्यादा है. रेनी सीजन आया तो अगर रेनी इसमें क्या कहते हैं, सॉरी, अगर रेनी सीजन आया तो उसमें क्या पानी की अमाउंट है जो वो हमारे पास क्या कम है, तो हमारी जो ड्यूटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. और अगर समर सीजन आ रहा है तो उसमें हमारी जो ड्यूटी है वो कम हो जाएगी. ठीक है, ये 22 वर्षा रहेगा हमारे पास. उसके बाद हम बात करते हैं इंप्रूविंग ड्यूटी की. इंप्रूविंग ड्यूटी का मतलब हम अगर हम बात करें हमारे पास, द वाटर लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय हैविंग द इरिगेटेड एरिया नियर टू द हेड ऑफ द कैनाल. इवेपोरेशन लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द वाटर एज क्विकली एज पॉसिबल. ओके, yes, water losses can be minimized by lining the canal. lining कर देंगे कैनाल की. the cultivator should be trained to use water economically without wasting. पानी का कम से कम यूज करेंगे. the soil property should be studied by established research station in villages. soil की प्रॉपर्टी को हम चेक करवाते रहेंगे soil की प्रॉपर्टीज को. ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे. ठीक है, हमारा जो हमारा है, ठीक है, कल से हम आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह आपको दिख रहे हैं ना, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड वगैरह जो भी है हमारे पास, ये सारी चीजें आप देखेंगे. ठीक है, हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो सभी देखने के लिए आप हमारा सिविल स्टडी और पॉइंट CSP, सिविल स्टडी पॉइंट नाम से हमारा जो चैनल है हमारा यूट्यूब के ऊपर, आप वहां पे देख सकते हैं. वहां पे देखने के लिए आपको उसको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ठीक है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं, आप उस चीज में इसको देख सकते हैं. ठीक है, इज इट ओके? तो आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट. ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम के ऊपर. ओके, यस, चलो तब तक के लिए मिलेंगे कल फिर. ओके, बाय.